अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मबरूज़ चौधरी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फिर मिले हैं बहुत दिन बाद। कुछ प्रॉब्लम था इसलिए क्लास नहीं हो पाया। और आज करेंगे हम एक नया टॉपिक, जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो या रेशियोज। तो रेशियोज क्यों पढ़ते हैं, रेशियोज का इम्पोर्टेंट क्या है, रेशियोज है क्या, और रेशियोज किस किस टाइप का होता है, और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैलकुलेट करने का जो मेथड्स है, तरीका है, वो भी हम सीखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो रेशियोज है, चैप्टर का नाम अगर हम पढ़ेंगे तो सिंपली टॉपिक का जो नाम है वो है अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज। रेशियोज हम आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि सिंपली रेशियोज क्यों निकालते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन होता है ना, रेशियो क्यों निकालते हैं। रेशियो निकलने का मेन जो कारण है, इससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। क्यों? रेशियो का मेन रीजन है कंपैरिजन। कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं। तो क्या कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंगोज है। मैंने कहा कि तीन लोग हैं यहाँ पे, ए बी और सी। मैंने कहा इन तीनों को आप मैंगोज बांटो 1:2:3 इस रेशियो पे। क्या बांटेंगे? मैंगोज है। तो अब क्या करेंगे, अब ए को जब एक देंगे, बी को उस वक्त दो देंगे, और सी को तीन देंगे। इसका क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो ने बताया है जब ए को एक मिलेगा उस वक्त बी को दो मिलेगा, डबल, और सी को ट्रिपल मिलेगा। ये रेशियोज ने हमें बताया है। तो यहाँ पे कंपेयर हो रहा है ना, कि ए और सी का कंपेयर करेंगे तो क्या है, 1:3। जब ए को एक मिलता है, सी को तीन मिलता है। बी और सी का अगर कंपेयर करेंगे तो क्या है, बी को जब दो मिलता है, सी को तीन मिलता है, 2:3 है। तो वैसे ही अकाउंट्स में इस चीज़ का भी बहुत रिलीवेंसी है। क्या है, क्यों निकालते हैं अकाउंट्स में, क्यों क्यों चाहिए। देखिए अकाउंट्स में एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन ये कहता है, भैया मेरा जो है बिजनेस पे सेल्स है हर महीने 10 लाख रुपए का, कितने रुपए का, 10 लाख रुपए का सेल है। ये बताइए, अगर कोई समझदार है तो क्या वो इसी सेल देखकर ये बताएगा कि भैया वो बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा है, आपका बिजनेस तो बहुत फायदे में है? नहीं। तो वो जो समझदार है ना, वो पूछेगा भैया तुम्हारा जो है ये सैलरी कितने रुपए का देना पड़ता है अपने जो एम्प्लॉइज है। फिर ये बताओ, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी तो देते हो, तो इंटरेस्ट कितने रुपए का इंटरेस्ट लगता है। फिर ये बताओ रेंट कितने रुपए का देते हो। तो आफ्टर ऑल सब कुछ जब माइनस हो जाएगा ना, तो उस वक्त आके एक उसको क्या मिलेगा, उसको कोई एक अमाउंट मिलेगा। तो ये अमाउंट जो है क्या है, उसका फाइनल प्रॉफिट या लॉस होगा। या तो प्रॉफिट होगा या तो क्या है, लॉस होगा। तो उसी चीज से हम कंपेयर कर पाएंगे कि ये बिजनेस कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है। लेकिन ये दो तीन चीज जो है आपने तो ऐसे दो तीन आइटम को सिंपली आपने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। जब आपको बहुत सारी चीज को एक साथ कंपेयर करना होगा, जैसे कि आपको 10 15 20 आइटम्स को एक साथ कंपेयर करेंगे, तब कैसे करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते। और अगर करेंगे भी ना तो सही रिजल्ट सही से नहीं निकल पाएंगे, बहुत टाइम भी लगेगा। तो उसी चीज के लिए आया है क्या, रेशियो। रेशियो बहुत आसान तरीके से आपको बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है, बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है, बिजनेस कैसे रन करता है, तो वो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी शॉर्टकट आपको बता देता है। तो वो कैसे निकालते हैं, तो हमने बताया कि रेशियो होता क्या है और रेशियोज का इम्पोर्टेंट क्यों है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और एक चीज, कि रेशियोज में टाइप्स भी तो होगा ना। तो काफी टाइप्स भी है रेशियोज का। तो अगर टाइप्स ऑफ रेशियोज कहेंगे, आप लोग नोट करते रहिए, पहले नोट करिए, फिर मैं समझाऊंगा, समझ जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है नोट करना। तो रेशियोज अगर बेसिकली देखेंगे ना, तो उसको जो है सबसे पहले आएगा इसका लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या है, लिक्विडिटी रेशियो है। फिर है सॉल्वेंसी।
सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरा है एक्टिविटी। एक्टिविटी रेशियो। चौथा क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ओके। और लास्ट लेवरेज। अब ये तो हेडिंग्स है, इसमें सब हेडिंग्स भी आएगा, इसका मतलब सब आइटम्स भी है। अब अगर लिक्विडिटी रेशियो देखेंगे तो लिक्विडिटी के अंदर भी कुछ आइटम्स आएगा। तो ये जो है पूरा मेन हेडिंग्स है। तो मेन हेडिंग्स में आज हम ये पहला जो ऑप्शन नंबर 1 इसे ही चूज करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे हैं, मैंने पहले ही बता दिया है, मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, जो खाली इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही पढ़ाऊंगा। क्योंकि इस ये जो पांच पांच हेडिंग आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर अब सब हेडिंग्स देखेंगे तो काफी सारे हैं, सब कुछ नहीं चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चाहिए मैं वही पढ़ाऊंगा। तो आज हम समझते हैं लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है। लिक्विडिटी रेशियो। देखिए, लिक्विडिटी रेशियो हम कब कैलकुलेट करते हैं? लिक्विडिटी का मतलब होता है एक बिजनेस जो है ना, उसका क्या कैपेसिटी है कि कितना जल्दी वो अपना जो सामान वगैरह या कोई आइटम को कैश में कन्वर्ट कर सकता है, कितना जल्दी, उसे लिक्विडिटी कहते हैं। इसके पास कितना लिक्विडिटी है, मतलब इसके पास स्टॉक कितना बिल्स रिसीवेबल है, कितना जल्दी उसे पैसा मिलेगा, या उसके पास कैश कितना है, बैंक में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, या कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज उसने खरीदा है तो कितना है, कितना जल्दी उसके पास कैश आ सकता है, उसे कहते हैं लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी में ये तो है नंबर 1। इसका अगर आप देखेंगे कि मैंने कहा सब आइटम्स और सब हेडिंग्स कुछ भी कहो, तो इसका सबसे पहले आएगा करंट रेशियो। क्या है? करंट रेशियो। ठीक है। अब दूसरा यह है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो, इसे लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, या जो हेडिंग्स है ना लिक्विडिटी, लिक्विडिटी रेशियो भी डायरेक्ट कहते हैं। लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं। और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड टेस्ट रेशियो, या और एक नाम भी है, इसे क्विक रेशियो भी कहते हैं। क्विक रेशियो, इसे क्विक रेशियो भी कहते हैं। और तीसरा है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। राइटिंग क्या हो रहा है? अच्छा, लिक्विडिटी, ये देखिए हेडिंग में क्या है, लिक्विडिटी रेशियो है, और सब हेडिंग में भी दूसरा पॉइंट देखेंगे तो इसमें भी लिक्विड रेशियो पूछ रहा है, या लिक्विडिटी रेशियो, या एसिड टेस्ट क्विक, एक ही नाम है। अगर क्वेश्चन में ना आपको खाली ये लिक्विडिटी, क्वेश्चन ये पूछता है कि भैया आप लिक्विडिटी निकालिए, तो आपको यही निकालना है। और ये दूसरा वाला,
और अगर कहा कि करंट रेशियो, तो यहाँ से निकालेंगे, एब्सोल्यूट तो पता ही है, ये तीसरा वाला यहाँ से निकालेंगे, मैं आगे फॉर्मूला बताऊंगा। तो करंट रेशियो लिक्विड रेशियो के अंदर क्यों आता है? क्योंकि करंट रेशियो जो है ना, इट इज अ टाइप ऑफ लिक्विड रेशियो, इसलिए ये इसका लिक्विड रेशियो का, लिक्विडिटी रेशियो का सब पॉइंट है। क्वेश्चन में अगर बताया कि लिक्विड रेशियो ही निकालिए, तो आपको यही दूसरा वाला निकालना है, ठीक है। कभी कभार जो है ना, जो बोर्ड का एग्जाम होता है, बोर्ड का एग्जाम में क्या करेगा, ये आपको लिक्विडिटी रेशियो पूछ लेगा, और लिक्विडिटी रेशियो पूछने के बाद मार्क्स थोड़ा ज्यादा रहता है उस पे, समझ लीजिए 4 5 मार्क 6 मार्क रहेगा। तो उस वक्त क्या करना होता है कि दोनों तीनों जो रेशियोज है सब निकलना होता है। कम्पिटिटिव एग्जाम में कहाँ देगा 4 5 6 मार्क, नहीं देगा ना। तो यह जो पूछेगा आपको खाली वही करना है। तो आइए देखते हैं कि करंट रेशियो क्या है। करंट रेशियो जो है ना, करंट का मतलब होता है, अकाउंटिंग का जो लैंग्वेज है उसमें अगर देखेंगे, करंट का होता है शॉर्ट। करंट अगर एसेट है, करंट एसेट हो या करंट लायबिलिटी हो, हम किस चीज को देखते हैं? जो हमारे पास शॉर्ट टर्म होता है ना, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए बेसिकली यही समझते हैं हम करंट से। जो शॉर्ट टर्म है उसे ही हम करंट कहते हैं, वो चाहे एसेट हो या क्या हो, लायबिलिटी हो, उसे हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। तो करंट, इसके बाद आता है करंट से थोड़ा ज्यादा लिक्विड, इसका मतलब ये है, उसे कहते हैं हम नॉर्मल लिक्विड। तो लिक्विड का मतलब क्या है, मैंने बताया था, लिक्विड। लिक्विड मतलब किस चीज को, कोई अगर करंट है, एसेट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे भी आसानी से जिस चीज को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे कहते हैं लिक्विड। और इससे भी आसानी से हम जिसे कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड। एब्सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल एब्सोल्यूट लिक्विड क्या होता है पता है? एब्सोल्यूट लिक्विड होता है कैश वगैरह, कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैश या जो कैश इक्विवेलेंट वगैरह होता है, जैसे ना कि बैंक में पैसा, चेक, ये सबको, या तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, एक एक करके सब करेंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है? जो सिक्योरिटीज, जो शेयर्स वगैरह आपके पास पड़ा हुआ है, जो अब कभी भी चाहे, जब चाहे आप बेच सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहते हैं। और लिक्विड क्या है? लिक्विड ये होता है जब हम करंट एसेट होता है ना, कि करंट एसेट से, ये हम अगर एसेट की बात करें, ये एसेट की बात कर रहे हैं, अगर करंट एसेट से हम इन्वेंटरी को माइनस कर दें, इन्वेंटरी, इन्वेंटरी क्या है? इन्वेंटरी है हमारा स्टॉक, इन्वेंटरी को माइनस करते हैं, या कोई भी प्रीपेड, कोई भी प्रीपेड आइटम है उसे माइनस करेंगे, तो हमारा आ जाता है लिक्विड एसेट। क्या आता है? लिक्विड एसेट आ जाता है। और जब इससे, एब्सोल्यूट लिक्विड क्या है? एब्सोल्यूट लिक्विड मैंने कहा खाली यही दो तीन चीजें हैं। तो आगे जाके ये करते, फॉर्मूला आपको यहाँ पे ये कर लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए, आगे आपको फायदा मिलेगा मैं जब कराऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे, यहाँ पे हमने क्या देखा था, करंट एसेट, लिक्विड एसेट और एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट है। तो यहाँ से हम ऐसे निकालते हैं, सबसे पहले जो है ना, करंट एसेट से और करंट लायबिलिटी से हम करंट रेशियो निकालते हैं। ये किसके अंदर आता है? ये लिक्विडिटी का, ये जो है ना रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो के अंदर जो करंट रेशियो है, सबसे पहले यही निकालते हैं, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज ये है करंट रेशियो का फॉर्मूला। अब दूसरा पॉइंट जो था वो क्या था?
लिक्विड रेशियो, द लिक्विड रेशियो। अब लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय वही करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, देखिए क्या 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 सेम है। लिक्विडिटी रेशियो जब होता है ना, लिक्विड एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करना होता है, और जब करंट रेशियो निकालते हैं उस वक्त क्या करते हैं, करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं। और जब एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो निकालते हैं ना, क्या है, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो निकालते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। देखिए सेम है, अब तक करंट लायबिलिटी से डिवाइड हो रहा है, लेकिन इससे बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ना वो माइनस कर देते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करते हैं, ठीक है। अब ये करंट लायबिलिटीज और बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ। जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट दो टाइप का है। कितने टाइप का है? टू टाइप्स का है। एक होता है ऑर्डिनरी या टेम्पररी, कहिए टेम्पररी या ऑर्डिनरी नेचर का, और एक होता है परमानेंट। परमानेंट, दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? वो अगर टेम्पररी है ना, तो हम जब करंट लायबिलिटी जब काउंट करते हैं तो उस वक्त करंट लायबिलिटी में हम क्या कर देंगे, सी एल का मतलब यह मैंने करंट लायबिलिटी शॉर्टकट में लिखा है, करंट लायबिलिटी के वक्त हम इसे इंक्लूड करेंगे। और अगर ये क्या है, परमानेंट नेचर का है, तो हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। क्यों? दोनों में क्या अंतर है ये देखिए। टेम्पररी नेचर का जो होता है ना, वो एक फैसिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट पता है ना आपको कि आपके अकाउंट में अगर बैलेंस ना भी हो, फिर भी आप एक्स्ट्रा अमाउंट क्या विड्रॉ कर सकते हैं कुछ दिन के लिए। तो टेम्पररी जो होता है ना, ये लगभग अप टू 45 डेज के लिए आपको मिल सकता है, 45 डेज के लिए मिल सकता है। और 45 डेज के अंदर ही आपको ये पैसा क्या करना होता है, रीपे करना होता है। लेकिन परमानेंट नेचर वाला जो है ना, ये थोड़ा अलग किस्म का होता है। ये 45 डेज का कुछ नहीं है। ये आपने विड्रॉ किया, फिर आपके जो है ये एक शॉर्ट टर्म लोन टाइप समझ लीजिए। आपका जो सैलरी है वहां से कटेगा, या तो आपका कोई भी इनकम है वहां से क्या होगा, डिडक्ट होगा। आपने ईएमआई सिस्टम करके रखा है कि ईएमआई के हिसाब से कटता रहेगा, तो वही है। और ये टेम्पररी नेचर वाला जो है ना, ये अपने कुछ ही दिन के लिए है, इसके अंदर आपको देना पड़ेगा, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन परमानेंट वाला क्या होता है, परमानेंट वाला ऐड नहीं होता है, ये बस याद रखिएगा। और क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर खाली बैंक ओवरड्राफ्ट का है, तो आपको क्या करना है, आपको ये इंक्लूड कर लेना है, आपको ऐड करना है, आपको टेम्पररी ही मानना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं कि नहीं। कौन सा क्वेश्चन? अब हम सॉल्व करेंगे, करंट रेशियो निकालेंगे। करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला है? करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। शॉर्टकट से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख दिया है, बार बार लिखने का जरूरत ही नहीं, वक्त भी लगता है और परेशान भी हो जाएंगे, आप लोग ही परेशान होंगे बार बार देख देख के। तो एक क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन
बैलेंस शीट, अगर मैं बैलेंस शीट ड्रॉ करके दूंगा ना तो आप लोगों को शायद सही से समझ में आएगा। अच्छा, पहले दोनों सिस्टम से कराता हूँ। पहले ये लिख लीजिए कि इन्वेंटरी है आपके पास, इन्वेंटरी है कितने रुपए का इन्वेंटरी है, चलो ये रुपीस रुपीस छोड़ो, ये ये तो पैसा ही है। इन्वेंटरी है 55,000 का। फिर है डेटर, डेटर है 40,000 का। फिर कैश है 37,000 का। फिर क्रेडिटर है, क्रेडिटर का मतलब क्या है, जिसको आप पैसा देंगे, और डेटर का मतलब जिससे आपको पैसा मिलेगा। तो क्रेडिटर है 48,000 रुपए का। फिर हो गया आपके पास बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल मतलब आपको पैसा मिलेगा। बिल्स रिसीवेबल 20,000 का। और है बिल्स पेएबल, जो पैसा आपको देना पड़ेगा। $28,000। एडवांस टैक्स दिया आपने, 4,000 का। बैंक ओवरड्राफ्ट किया है आपने, 4,000 का। डिवेंचर है, डिवेंचर इशू किया है, 2 लाख रुपए का। और एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब ये है जो इंटरेस्ट क्या हो गया है, ड्यू, लेकिन आपको मिला नहीं। एक्रूड इंटरेस्ट ये आपके लिए एसेट है। क्यों एसेट है, क्योंकि ये आपका प्रॉपर्टी, आपको मिला नहीं, इन फ्यूचर आपको मिलेगा, ये आप ही का है, तो ये एसेट है। एक्रूड इंटरेस्ट कितना हो गया, 4,000। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या क्या चाहिए, करंट एसेट चाहिए और करंट लायबिलिटीज चाहिए। तो अब करंट एसेट में क्या क्या आएगा, देखिए, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं। करंट का मैंने मतलब क्या बताया था, करंट का मतलब है जो शॉर्ट टर्म्स है उसे क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ शॉर्ट टर्म देखेंगे, कौन कौन सा आइटम इंक्लूड होगा, तो सबसे पहले इन्वेंटरी ये इंक्लूड होगा, हमारे पास है 55,000, इसे इंक्लूड करेंगे। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हम किस बेसिस पे देखते हैं, शॉर्ट टर्म हम अगर कोई भी आइटम, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन 12 मंथ्स के अंदर हो जाता है तो उसे हम मानते हैं शॉर्ट टर्म, और 12 मंथ से ज्यादा अगर है तो उसे लॉन्ग टर्म मानते हैं। तो नॉर्मली देखिए, इन्वेंटरी देखिए 12 महीने के अंदर कितना इन्वेंटरी खाली होता है, फिर इन्वेंटरी पे आता है डेटर, आपके पास आपका जो कस्टमर्स है, कितने कस्टमर आते हैं जाते हैं पैसा देते हैं, ये भी आएगा। कैश, ये तो फ्लो होता ही रहता है, ये बहुत, ये तो है सबसे एब्सोल्यूट लिक्विड, तो ये भी आएगा। ये क्रेडिटर भी आएगा, लेकिन ये क्रेडिटर क्या एसेट है, नहीं, क्रेडिटर लाइबिलिटी है। तो सबसे पहले हम खाली एसेट देखते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल, हाँ बिल्स रिसीवेबल ये भी करंट एसेट है। क्यों करंट एसेट है, क्योंकि एक साल के अंदर काफी बार हमें बिल रिसीव होता है, ये बिल रिसीवेबल, हमें बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट पैसा मिलता है। और एडवांस टैक्स, ये बताइए ये क्या करंट एसेट है, सोच समझ के बताइए क्या ये करंट एसेट है। खुद को पूछिए कि ये करंट, सॉरी, एडवांस टैक्स क्या करंट एसेट हो सकता है।
यस। क्यों? क्यों? ये एडवांस टैक्स हो सकता है आपने 1 महीने के बाद के लिए दिया होगा, ये 1 साल बाद हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया हुआ है। तो हम ये मानते हैं कि नॉर्मल शॉर्ट टर्म है। जैसे कि मैंने ओवरड्राफ्ट में बताया था ना, कुछ अगर क्वेश्चंस में नहीं कहा तो उसे हम क्या मानते हैं, टेम्पररी मानते हैं और उसे हम इंक्लूड करते हैं। तो ओवरड्राफ्ट ये हो गया, करंट लाइबिलिटी हो गया हमारा। तो लाइबिलिटी पे हम अब क्या देख रहे हैं, हम खाली एसेट्स ही देख रहे हैं, डिवेंचर नहीं आएगा। डिवेंचर के बारे में मैं बाद में बताता हूँ कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। और एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट मैंने क्या कहा था, एक्रूड मतलब एक्रू हो गया, आपको मिलना है लेकिन पैसा मिला नहीं, लेकिन इसका जो हिस्सेदार, इसकी जो ओनरशिप है वो आपके पास आ चुकी है, लेकिन सामान आपको नहीं मिला, पैसा आपको अभी तक नहीं मिला, मिलेगा तो ये भी इंक्लूड होगा। तो ये सारा कैलकुलेट करिए, टोटल करिए कितना होता है। मैं कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। 55,000 प्लस 40,000 प्लस 37,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000 प्लस अगेन 4,000, ये हो गया 1,60,000 का करंट एसेट। ठीक है, अब करंट लाइबिलिटीज देखते हैं। देखते हैं करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में देखिए, करंट डेटर क्या बताया था मैंने, करंट एसेट है। तो ये जो है क्रेडिटर होता है हमारा करंट लाइबिलिटी, क्योंकि क्रेडिटर को पैसा देना पड़ेगा, हमको पैसा देना है, इसलिए ये है करंट लाइबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल मैंने क्या बताया था, करंट एसेट है, वैसे बिल्स पेएबल क्या है, करंट लाइबिलिटी है, ये भी इंक्लूड होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है, बैंक को देना पड़ेगा, इसको हम क्या करेंगे, यस इंक्लूड करेंगे। लेकिन डिबेंचर जो है, दिस इज नॉट ए करंट लाइबिलिटी, ये करंट लाइबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि डिबेंचर जब इशू करता है ना कोई कंपनी, तो डिबेंचर का वक्त बहुत लंबा होता है। तो बेसिकली ये डिबेंचर क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये किस चीज के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और अगर कोई भी आइटम कोई भी ट्रांजेक्शन है, कोई भी आइटम लॉन्ग टर्म के लिए है, तो उसे हम करंट नहीं बल्कि नॉन करंट मानते हैं। नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। तो अब कैलकुलेट करिए, टोटल करिए, करंट लाइबिलिटी क्या क्या है, 48,000, इसके साथ ऐड करिए 28,000, फिर ऐड करिए 4,000, कितना हो गया, 80,000 हो गया। तो अब हमें मिल गया अपना करंट लाइबिलिटी भी मिल चुका है। तो हम यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं, करंट रेशियो निकाल सकते हैं। ये 40 काट देते हैं, यहाँ का 40 काट देते हैं, और 1, और यहाँ पे बचेगा 2। तो ये अगर रेशियो में देखेंगे तो ये हो गया कितना, 2:1। ये हमने निकाल लिया है करंट रेशियो, है ना आसान, आ गया करंट रेशियो। और एक क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा अलग होगा, थोड़ा अलग मतलब थोड़ा डिफरेंट इससे। आइटम तो वैसा ही रहेगा, लेकिन आप यहाँ थोड़ा समझ पाएंगे कि क्या अलग है इस पे। ये देखिए, इसने क्लियरली कह दिया कि जो करंट एसेट है, मैं शॉर्टकट ही लिखता हूँ कि करंट एसेट जो है ये आ, 8 लाख रुपए का है। कितने रुपए का है, 8 लाख रुपए का है। 8 लाख रुपए का है, किस डेट पे है, ये डेट फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है, फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है, 31 को, 31 मार्च को क्लोज होता है। तो ये 30 है, 33, 2023। ठीक है, इस डेट पे क्या है, करंट एसेट इतना है, और करंट लाइबिलिटी इस डेट पे है ₹4 लाख, इसी डेट पे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे, जिस दिन क्लोज होगा फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है, तो उस डेट पे क्या हो, उस दिन दो ट्रांजेक्शन हो गया। क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, उस दिन हमने क्या किया है, क्रेडिटर्स को
रीपे कर दिया, क्रेडिटर्स को पैसा दे दिया रुपीज 2 लाख, और परचेज किया, परचेज तो अलग अलग चीज का भी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, गुड्स हो सकता है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग, कुछ भी। तो हमने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का। अब हमको क्या बताना है, अब हमको करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या निकलना है? करंट रेशियो। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, समझेंगे तो बहुत आसान है, नहीं समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी तो पहले से ही दिया हुआ है कि करंट एसेट इतना है, करंट एसेट उतना है। लेकिन हम जब रेशियो कैलकुलेट करते हैं ना, तो क्लोजिंग बैलेंस, लास्ट डेट फाइनेंशियल, या जब एंड होता है फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल बुक्स होता है ना, स्टेटमेंट जब पूरा क्लोज होता है, उसके बाद ही हम रेशियो निकाल पाते हैं। तो इसका मतलब हम किस दिन का ट्रांजेक्शन देखेंगे? 30 तारीख का या 31 का? यस, 31st का ही हम क्या देखेंगे? ट्रांजेक्शन्स देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है। करंट रेशियो निकलने का फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? चलिए नेक्स्ट पेज पे। करंट एसेट हमारे पास पहले था 8 लाख रुपए का, ठीक है, 8 लाख रुपए। अब ये बताइए, हमने जब क्रेडिटर को पैसा दिया है, क्रेडिटर को दिया है ना कुछ तो देंगे, या कैश देंगे या चेक कुछ देंगे, तो ये करंट एसेट से माइनस होगा कि नहीं? यस, माइनस होगा। हमने, या बैंक हो या कैश हो, कुछ ना कुछ तो दिया है ना क्रेडिटर को। किसको दिया है? क्रेडिटर को दिया है, क्रेडिटर को दिया है। कितना दिया है? 2 लाख रुपए। इससे हमारा क्या हुआ? करंट एसेट 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का कम हुआ है। और 1 लाख रुपए का हमने परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है। परचेज क्या किया है? हमने गुड्स परचेज किया है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये जो दो आइटम है हम माइनस करते हैं, 8 लाख से माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 लाख, 5 लाख। लेकिन थोड़ा समझिए, जब हमने क्रेडिटर को पैसा दिया है यहाँ पे 2 लाख, इसके बदले कुछ आया है क्या? नहीं, इसके बदले कुछ नहीं आया। इसके बदले हमारा जो क्रेडिटर का जो बैलेंस था वो कम होगा, यानी हमारा लायबिलिटी कम होगा, वो हम आगे देखेंगे। और इसके बदले हमारा जो इन्वेंटरी है ना, हमने गुड्स खरीदा है, इसका मतलब पैसा तो गया है, लेकिन जो इन्वेंटरी, यार, इन्वेंटरी पे जो स्टॉक है वो इंक्रीज होगा कि नहीं? यस, इंक्रीज होगा। तो इन्वेंटरी क्या है? इन्वेंटरी है करंट एसेट। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे जो गुड्स आया है, पैसा तो गया है ठीक है, लेकिन जो गुड्स आया है उसका वैल्यू भी तो ऐड होगा। क्यों ऐड होगा भैया? क्योंकि ये गुड्स भी करंट एसेट ही है। तो अब हमारे पास करंट एसेट बचा कितना? 6 लाख रुपए का करंट एसेट है, हमको मिल गया है करंट एसेट। तो वही जो 6 लाख रुपए है उसे हम क्या करेंगे? उसे हम यह करंट एसेट के अगेंस्ट पुट कर देंगे, 6 लाख रुपए। अब हमें निकलना है करंट लाइबिलिटीज कितना है। करंट लाइबिलिटीज कितना था? करंट लाइबिलिटी 4 लाख रुपए का था, है कि नहीं? 4 लाख रुपए का था। लेकिन जो लाइबिलिटी है वहां से हमने क्वेश्चन में ये कहा था कि क्वेश्चन पे जो क्रेडिटर है उसे हमने 2 लाख रुपए दे दिया था, क्रेडिटर को 2 लाख रुपए दे दिया था। इसका मतलब हमारा जो लाइबिलिटी है वो 2 लाख रुपए से कम होगा कि नहीं? होगा। और कुछ है? नहीं। तो अब ये बताइए कितना लाइबिलिटी बचा है क्लोजिंग पे, एट द ईयर एंड? हमारे पास 2 ही लाख रुपए का करंट लाइबिलिटी बचा हुआ है। अब ये 2 लाख को हम यहाँ पुट कर देते हैं, 2 लाख रुपए को निकाल लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन करिए, काट दीजिए, इसे काट दीजिए, 2, यहाँ पे आएगा 3,
तो हमको क्लियरली ये दिख रहा है कि करंट रेशियो इक्वल टू 3:1, ये हमने निकाल लिया। आसान है कि नहीं, आप बताइए? बहुत आसान है। इसमें बहुत टाइप्स का क्वेश्चंस आता है, लेकिन आपने अगर बेसिक समझ लिया ना कि ये बेसिक है क्या चीज़, इस पे इन्वेंटरी का मतलब क्या है, मैंने जैसे पहले बताया था कि कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस अगर होता है तो उसे हम जब लिक्विड एसेट कैलकुलेट करते हैं तो करंट से माइनस करते हैं। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही सही है। आप यही देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए कोई भी अगर क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट जो है कल पढ़ेंगे। इसका कितने कौन कौन सा हो गया, करंट रेशियो हमने पढ़ लिया है, बाकी दो कल देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाली बात है ना, कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा समझिए सही से। एक साथ सब पढ़ेंगे तो शायद कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज होंगे नहीं, क्योंकि मैं हूं ना, ऐसे समझाऊंगा कि कंफ्यूज होने की कोई चांस ही नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से क्लास लंबा नहीं होना चाहिए। ओके ठीक, फिर मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना। अल्लाह हाफिज़।